आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल में बागी गुट बनाम ममता गुट के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। वहीं पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे की रेस में राजा वड़िंग ने खुद को बाहर कर दिया, लेकिन चन्नी के नाम पर अंदर खाने जोरदार लॉबिंग चल रही है। इस बीच राम मंदिर से सोने की रामचरितमानस गायब होने का दावा भी सुर्खियों में है। इन्हीं खबरों पर विस्तार से बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। टीएमसी दफ्तर विवाद पर बोली ममता, दफ्तर कानूनी लीज पर है और चुनाव चिन्ह हमारा ही रहेगा। चंद्रमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी खुद संभालेंगी टीएमसी की पूरी कमान। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका फिर से खारिज। राम मंदिर दान विवाद के बीच गायब हुई 5 करोड़ की सोने की रामचरितमानस। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू, कई अहम बिल ला सकती है सरकार। पश्चिम बंगाल में हर मुद्दे पर ममता बनर्जी और बागी गुट आमने सामने हैं। बागी नेताओं के पार्टी मुख्यालय पर कब्जे के दावे के बाद ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि तृणमूल भवन पर कानूनी अधिकार सिर्फ उनके गुट का है और कोई भी इसे जबरन अपने कब्जे में ले नहीं सकता। फेसबुक लाइव में ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल भवन अक्टूबर 2027 तक उनकी पार्टी के नाम कानूनी लीज पर है। उन्होंने कहा कि ये किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं बल्कि पार्टी की संपत्ति है। हर महीने किराया समय पर दिया जाता है और उसके सभी चेक रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि दफ्तर के रखरखाव, बिजली बिल, टैक्स और दूसरे खर्चों पर हर महीने हम करीब 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। ममता ने कहा कि इस विवाद का फैसला राजनीति से नहीं बल्कि कानूनी दस्तावेजों के आधार पर होगा। इस बीच ममता ने बागियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी को मुझे रोकना है तो उससे पहले मुझे मारना होगा। उन्होंने बागी नेताओं को गद्दार बताते हुए कहा कि जिन्होंने पार्टी और उनकी विचारधारा से विश्वासघात किया है उन्हें जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। ममता ने यह भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उनके गुट के पास ही रहेगा। ममता बनर्जी को उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और बागी गुट का साथ पकड़ लिया। हालांकि ममता ने कहा कि चंद्रमा ने पहले ही उन्हें अपने फैसले की जानकारी दे दी थी और इसकी वजह उनके बेटे का पहले से बागी गुट के साथ होना था। ममता ने यह भी साफ कर दिया कि बागी गुट की ओर से उन्हें सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बागियों के साथ नहीं जाएंगी और अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने आरोप लगाया कि बागी नेताओं पर दबाव बनाया गया और वे बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा हमेशा बीजेपी के खिलाफ रही है और वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। चंद्रमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद अब ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो खुद राष्ट्रीय और पश्चिम बंगाल दोनों स्तर पर पार्टी की कमान संभालेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि अब उनके घर से ही तृणमूल कांग्रेस का मुख्य कार्यालय चलेगा। दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को फिर से राहत नहीं मिली। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी नई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश से बंधी हुई हैं और उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों नई जमानत याचिका तभी दाखिल कर सकते हैं जब संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या फिर आदेश के 1 साल पूरे हो जाए। जो पहले हो बचाव ने दलील दी थी कि 6 महीने में सुनवाई आगे नहीं बढ़ी और दोनों करीब 6 साल से जेल में हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी पूरी तरह लागू है। अब दोनों को या तो तय समय का इंतजार करना होगा या फिर राहत के लिए ऊपरी अदालत का रुख करना होगा। पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है ही नहीं। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेंगे वो उसका पूरा समर्थन करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पार्टी के कुछ नेताओं की आवाजें तेज हो गई हैं। कई नेता चन्नी से मिलने उनके घर भी पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस नेता दर्शन सिंह बराड़ ने कहा कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए। उनका दावा है कि ऐसा होने पर कांग्रेस को चुनाव में फायदा मिलेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हो चुका है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है और इसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है।
पत्र में उन्होंने दावा किया है कि पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन जारी है और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 7वें दिन पहुंच चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस आंदोलन पर चुप क्यों है। दीप्के ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित होता रहा है और कई आत्महत्याओं के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। साथ ही दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार और किताबों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप भी लगाए। पत्र में संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो इस मामले पर जवाब दें और छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लें। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। राम मंदिर से सोने की रामचरितमानस भी गायब। भारत सरकार ने टेलीग्राम से पायरेसी रोकने की सख्त मांग की। राज ठाकरे का फडणवीस पर तीखा हमला, बीजेपी पर आरोप। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। दान विवाद के बीच अब खबर है कि दान की हुई 1 किलो की सोने की रामचरितमानस भी गायब हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने ये खास रामचरितमानस 10 अप्रैल 2024 को राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की थी। दावा है कि इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी और इसे 24 कैरेट सोने, चांदी और तांबे से तैयार किया गया था। इस ग्रंथ में सैकड़ों गोल्ड प्लेटेड पन्नों पर रामचरितमानस के हजारों दोहे और श्लोक उकेरे गए थे। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें ना तो इसकी कोई रसीद मिली और ना ही ये जानकारी दी गई कि ये बहुमूल्य भेंट अब रखी कहाँ गई है। इस बीच मंदिर से जुड़े चढ़ावे और आभूषणों की गड़बड़ी की जांच पहले से ही एसआईटी कर रही है। इस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा से चढ़ाई गई 1 किलो सोने की रामचरितमानस भी गायब हो चुकी है। चंदा चोरों ने महापाप कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद पायरेटेड कंटेंट को सिर्फ शिकायत मिलने पर ही ना हटाए, बल्कि खुद भी ऐसे कंटेंट को पहचानकर तुरंत हटाने की व्यवस्था बना ले। मंत्रालय के मुताबिक कंपनियों को अब सिर्फ शिकायत आधारित कार्रवाई से आगे बढ़कर ऑटोमेटिक निगरानी प्रणाली अपनानी चाहिए ताकि कॉपीराइट का उल्लंघन रोका जा सके। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर फिल्म, वेब सीरीज, किताबें और अखबारों की पायरेसी का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे मनोरंजन और मीडिया उद्योग को नुकसान होता है। पहले भी प्लेटफॉर्म पर देरी से कार्रवाई के आरोप लग चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि मार्च में भी टेलीग्राम से 3100 से ज्यादा लिंक हटाए गए थे, लेकिन अब लिंक हटाना ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि सरकार ने कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है और 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेतृत्व पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है और महाराष्ट्र में राजनीतिक संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अहंकार दिखा रहा है और क्या यही रवैया अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो अपनी ही पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे जिन्होंने मुंबई में बारिश से जुड़ी 2 मौतों पर कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणियां की थी। ये विवाद मुंबई में हाल ही में हुई 2 घटनाओं के बाद सामने आया है। एक घटना में पेड़ गिरने से स्कूल बस पर बैठे 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी घटना में एक व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरकर अचानक से जान गंवा बैठा। इन घटनाओं के बाद प्रशासन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसी गंभीर घटनाओं पर नेताओं की असंवेदनशीलता और कार्रवाई न होना चिंताजनक है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में गिरावट पर भी चिंता जताई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक को मंजूरी दे दी है। ये सत्र लगभग 3 हफ्ते तक चलेगा और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। सरकार का कहना है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस होने की उम्मीद है। हालांकि राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये सत्र हंगामेदार भी हो सकता है। हाल के समय में नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, अयोध्या राम मंदिर विवाद और अन्य मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जैसे मामलों पर भी सरकार को घेर सकता है। पिछले बजट सत्र में संसद की कार्य उत्पादकता करीब 93% रही थी। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि ये मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चलता है या फिर राजनीतिक टकराव से बाधित होता है। 5 महाद्वीपों में आरएसएस ट्रेनिंग के भागवत के बयान पर
कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान न करे, लेकिन अगर आरएसएस का चरित्र बनाने का तरीका पूरी दुनिया में लागू हो गया तो दुनिया से इंसानियत और नैतिकता ही गायब हो जाएगी और पुलिस को उन्हें ढूंढना पड़ेगा। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि आरएसएस का चरित्र निर्माण मॉडल दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 5 महाद्वीपों से लोग आरएसएस की कार्यप्रणाली को समझने के लिए आते हैं। कई लोगों ने यह भी इच्छा जताई है कि आरएसएस के स्वयंसेवक उनके देशों में जाकर युवाओं को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दें, संस्कार और मूल्य आधारित प्रशिक्षण दें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.